वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। ये महनीय पंक्तियां लिखने वाले वो व्यक्तित्व जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। आज वसंत पंचमी की शाम ढल चुकी है, माँ सरस्वती की आरती उतारी जा चुकी है और चारों तरफ नाद का माहौल है, गीत का माहौल है। और हमारे साथ उपलब्ध है हर्ष भैया, आदरणीय हर्ष भैया, और ये उस भूमि से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ से निराला थे। उनके पिताजी ने जहाँ पे अपना जीवन पूरा व्यतीत किया, उन्नाव की धरती से ये संबंध रखते हैं। और हम लोग आज निराला जी का जन्मदिन है, बसंत पंचमी के दिन पे उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसी विषय पे उनसे कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष। और हम लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि निराला के बचपन, क्योंकि आप उस गांव से रहते हैं जहाँ पे जो बच्चे कलम थामते हैं कागज की ओर, जो बच्चे अपना रुख करते हैं, उनको निराला का सिंबल दिया जाता होगा कि निराला हमारे ही गांव के थे। उन गलियों में जहाँ से आप दूध लेते होंगे, जहाँ आप नदी नहाने जाते होंगे, वहाँ पे निराला ने भी स्नान किया होगा, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लिखा होगा। तो आप अपना बचपन का अपना अनुभव साझा करें कि निराला के बारे में कैसी क्या चर्चाएं चलती थी आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में। मेरा ये निजी सौभाग्य है कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ से, जिसे निराला जी की कर्मभूमि कहा जाता है। और मेरे निजी अनुभव जो रहे बचपन के, वो निराला जी के सानिध्य में, तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, मगर उनकी जो स्मृतियां हैं वो अपने बुजुर्गों से, अपने पिता से, अपने बड़े लोगों से अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। वो जो बचपन में जैसा काम किया करते थे, जैसे निराला जी पहलवानी में बड़े मशहूर थे। नंदुलारे वाजपेयी जी के गाँव में आके मगरायर में पहलवानी करते थे, गोली खेलने में बड़े पटु थे। अक्सर एक बड़ा किस्सा उनके बारे में मशहूर है कि एक बार कोई बड़े मूर्धन्य साहित्यकार उनसे मिलने आए, तो वहीं गोली खेल रहे थे निराला जी गढ़ा कोला की गलियों में। तो वो साहित्यकार जी आए, वहीं देखकर खेल मुग्ध हो गए। कहने लगे कि पहले खेल देखते हैं फिर मिलते हैं। उसके बाद में उन्होंने निराला जी से ही पूछ लिया, निराला जी स्वयं वहाँ गोली खेल रहे थे, और उन्हीं से जाकर पूछ लिया कि क्या आप निराला जी को जानते हैं, मुझे उनसे मिलना था। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। और एक पहलवानी से लेकर किस्सा तो बड़ा ही मशहूर है। नंदुलारे वाजपेयी जी के गाँव में पहलवानी हो रही थी, बड़े वो लगते थे, अखाड़े लगते थे। बंगाल से निराला जी ताल्लुक़ रखते थे, राजपाट से, तो काफ़ी 6 फीट 7 फीट लंबे थे, हष्टपुष्ट थे, वृषभकाय उनकी काया कही जाती है ऐसा। तो एक पहलवान ने उन्हें पटकनी दे दी। पहले उन्होंने ही आके कहा कि यार तुम हमारे टक्कर के हो। वहाँ जो पहलवान बैठे थे सबसे बड़े पहलवान से कहा, यार तुम मेरे टक्कर के हो, आओ करते हैं कुश्ती। तो उसने निराला जी को उठाया और एक ही पटकनी दे दी उनको। अच्छा। तो अगले दिन निराला जी उसको एक घी की भड़िया लाए और कहा कि यार ये पियो, तुम हमसे बहुत अच्छा लड़ते हो। हाँ। मतलब उसको जो है किसी भी कला को प्रोत्साहन जो देता है वही असली जो है कलाकार होता है, मेरा मानना है कवि के रूप में। और हम लोग ये जानना चाहिए, निराला क्रांतिकारी कवि भी थे। और जिस समय में निराला लिखते थे 1900 के बाद से, उनका 1920 के बाद से उन्होंने लिखना चालू किया, तो उस समय उन्होंने मुफलिसी बहुत देखा, गरीबी बहुत देखा। और एक बार मुझे याद है, एक स्मृति है कि महादेवी वर्मा को अपना बहन मानते थे वो। तो एक बार उनसे राखी बंधवाने गए, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि राखी बंधाई के बाद जो उपहार मिलता सगुन के तौर पे बहन को, तो 1 रुपये महादेवी वर्मा से उधार लेकर फिर उन्हीं को वो रुपये लौटाए। तो एक चीज है कि उन्होंने संघर्ष बहुत देखा अपने जीवन में। जी। तो इस विषय में कुछ बता दीजिए। उनकी जितनी रचनाएं आप पढ़ें, चाहे वो राम की शक्ति पूजा पढ़ें, सरोज स्मृति पढ़ें, संघर्ष उसका मूल तत्व रहता है। जैसे संघर्ष झेला भी उन्होंने। आप कोई भी हो व्यक्तिगत तौर पे आप बताइए, जैसे कि आपका एक अच्छा गृहस्थ जीवन चल रहा है और आप बंगाल में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, राजपाट में एक हिस्सा है, वहाँ से आपको सूचना मिलती है कि आपकी पत्नी नहीं रही, वहाँ से आप आते हैं चलकर। जब तक आप अपने गांव गढ़ा कोला पहुँचते हैं तब तक आपके परिवार के 4-5 लोग मर जाते हैं। इन्फ्लुएंजा एक हैजा जो टाइप की होती बीमारी फैली गांव में। तो वहाँ पे पूरा निराला जी का परिवार जो होता है वो पूरा चिथर बिथर हो जाता है। उनमें कुछ बच्चे बचते हैं, निराला जी के बच्चे, और उनके भतीजे बचते हैं, भतीजियाँ बचती हैं, बस बाकी सारे लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं सब। उनके पिताजी, उनके चाचा, भैया, भाभी, सब लोग। तो उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उनके यहाँ की पूंजियाँ जो थी उसको भी चुराया एक प्रकार से। ऐसा उनके जो पुत्र है, उन्होंने रामकृष्ण त्रिपाठी जी, उनके लेख में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि उनके जो रिश्तेदार थे या गांव के परिचित लोग थे, वो जब उनके यहाँ शोक में शामिल होने आए तो उन्होंने वहाँ से खुद को लाभान्वित किया। उनके यहाँ की जो निजी संपत्ति थी, जेवर थे, उसको चुरा लिया। तो
ये कहा जाता है कि उन्होंने निराला जी को आभारी कर दिया और खुद को भारी किया है, इस प्रकार वहाँ से वो चले गए। तो ऐसी मुफलिसी में फिर मुफलिसी का दौर वहाँ से शुरू होता है। जब शादी हो गई, ये 15-16 साल के थे तब गौना वौना हो गया, 10वीं में फेल हो गए निराला जी। अच्छा। फेल इस वक्त हो गए, 9वीं पास कर लिया, 10वीं का पेपर देने गए। पढ़ाई लिखाई में मन बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता था, तो वहीं से उन्होंने पेपर नहीं दिया, छोड़ दिया। घर में पूछा पिता ने, कैसा रहा पेपर? बढ़िया था पिताजी, पास होने की पूरी उम्मीद है। पेपर में जब सूची आई, परिणाम जारी हुआ तो नाम नहीं था निराला जी का। तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने मनोहरा देवी जी के गहने और निराला जी के जो कपड़े थे वो सब रख लिए, उनको घर से बेदखल कर दिया। फिर वो ससुराल में जाकर डलमाऊ में रहे, फिर वहाँ मुफलिसी देखी और समाज से भी बहिष्कृत किए गए। उस समाज का जो पैरामीटर होते हैं उसमें मिसफिट रहते हैं, फिट नहीं बैठ पाते हैं। दरअसल वो थे तो सनातनी ब्राह्मण थे, मगर वो जो वर्ण व्यवस्था चलती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे ऐसे करके ना, तो उसमें भी मिसफिट थे। उन्होंने चतुरी चमार उनका दोस्त हुआ करता था, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, ये सब उनके जो है परम मित्र हुआ करते थे। रैदास के लिए उन्होंने लिखा, हे चर्मकार छूकर चरण कर रहा मैं नमस्कार। तो ऐसी चीज़ें जो एक समाज था या ब्राह्मण समाज था वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तो उसने वहाँ से निराला जी को भगा दिया या बॉयकॉट कर दिया। फिर वहाँ से भी एक बुरा दौर जीवन का संघर्षशील गुजरा। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो खुरचने हैं, जैसे गीली मिट्टी नहीं होती है, कुएं में कोई धंसा हो तो वो प्रयास करता है बाहर निकलने का, तो मुफलिसी में धंसे हुए हैं और उनकी रचनाएं वही प्रयास हैं, खुरचनों के प्रयत्न हैं, वो बार बार लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ये ऐसा मैं मानता हूँ कि उनकी रचनाएं में मुफलिसी हमेशा झलकती है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने गद्य कविताएं बहुत सारी लिखी, निराला ने गजलें भी कहा, तो निराला के लेखन में एक निरालापन था, वो बहुत बेहतरीन था। हम लोग चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप निराला जी की कोई एक रचना पढ़ दे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हुआ कि निराला जी की गांव से उठकर आया हुआ एक बालक, एक प्रबुद्ध आदमी हमारे निराला जी की रचना पढ़े, उनका तर्पण करे। तो आप ये बता दें। और एक और अंतिम सवाल के साथ आपको मैं छोड़ के जाऊं कि आज के दौर में लोग मुशायरों की तरफ ज्यादा लौट रहे हैं, मंचीय कवि ज्यादा हो गए हैं, ताली ज्यादा कमा रहे हैं, फेसबुक या लेखक ज्यादा हो गए, तो आज के दौर में क्या निराला हो सकते, निराला क्यों नहीं हो रहे? पहले आप रचनाएं सुना दे, फिर अपना बात रखते भैया। नहीं, मैं पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद डेजर्ट लीजिए। रचनाएं आप बाद ही में लीजिए। देखिए, निराला जी हो पाना तो सबके अंदर व्यक्तिगत गुण होते हैं। देखिए, निराला के अंदर कवित्व था जी। मुफलिसी ने उन्हें जब झंझोड़ दिया बिल्कुल, तब उनके अंदर का कवि जागा। वो एक खुददार व्यक्तित्व जागता है तब लिखता है। जैसे गजलों की बात की, निराला ने कविताएं, छंदमुक्त, सब सारी चीजें लिखी उन्होंने। गजलों में उनकी एक बड़ी अच्छी लगती है, हंसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन, हृदय की हार के होते हैं ये बहार के दिन। क्या बढ़िया, वाह वाह। तो ऐसी गजलें भी उन्होंने लिखी। बाकी निराला हो पाना मेरे ख्याल से अब तो मुमकिन नहीं है, और हो भी सकता है। हर कला में अलग अलग लोग होते हैं ना, क्या आज जैसे कविता में कोई निराला हुआ, हो सकता है कल कोई मौसीकी में निराला हो जाए, रक्स में निराला हो जाए, डांस में निराला हो जाए। तो ऐसा निराला एक पैरामीटर बन गए हैं अब हमारे लिए कि निराला तक पहुंचने के लिए निराले ही होना पड़ेगा, बिल्कुल समाज से अलग होना पड़ेगा, आपको कटना पड़ेगा, तब आप निराला हो पाएंगे। और मेरे ख्याल से निराला होना आसान नहीं है जी, मुमकिन नहीं निराला होना। एक रचना कोई सुना दे आप। रचना, उनकी तमाम सारी रचनाएं हैं। बांधो न नाव इष्ठाओ बंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह तोड़ती पत्थर तो इलाहाबाद से ही है जी। तो अगर आप जो कहें, बांधो न नाव सुना दे आप। बांधो न नाव बड़ी अच्छी कविता है उन्होंने लिखी कि बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सब सहती थी, चुप रहती थी, देती थी सबके दांव बंधु, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। बहुत अच्छी रचना मुझे लगती है व्यक्तिगत तौर पर। बहुत हम बहुत आभारी हैं हर्ष भैया कि उन्होंने आज इतना बढ़िया तर्पण किया। हमारे पीछे निराला बाबा उपलब्ध है, उनकी आत्मा अगर अंतरिक्ष में, अगर शून्य में कहीं होगी, तो इतना बढ़िया तर्पण देके, हमारा स्नेह देके, श्रद्धांजलि देख के बहुत खुश हो रही होंगी। एक शेर निराला जी पर है, मुझे अच्छा लगता है। आजकल जो साहित्यिक लोग हो गए हैं वो थोड़ा साहित्यिक नहीं रहे, असाहित्यिक होने के बावजूद साहित्यिक के तमगा उड़ते हैं। बड़ा अच्छा शेर, पता नहीं किसका है, बड़े किसी मैनी को, स्वर्ग में बैठे निराला आज खुश होंगे जरूर, वाह वाह वाह। स्वर्ग में बैठे निराला आज खुश होंगे जरूर,
उनके प्यारे वंशधर अब घूमते हैं कार में। क्या बात है, वाह उनके वाह प्यारे वाह, वाह, वंशधर अब घूमते हैं कार में। वाह। इससे बेहतर शेर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तर्पण ये सबसे बेहतरीन तर्पण था मेरे ख्याल से। ओके, बढ़िया। तो इसी के साथ हम लोग समापन करते हैं इसका। लाइब्रेरी के सामने हम बैठे, लाइब्रेरी के गेट लग चुके हैं। तो आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मैं प्रत्युष रौनक विद कैमरामैन अनिरुद्ध श्रीकांत, हर्ष भैया, देवेश एंड ऑल द टीम, थैंक यू अलॉट।